वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुझे सबसे पहले बताएं कि हमने होमवर्क में जो क्वेश्चंस असाइन किए थे वो टोटल कितने थे और उसमें सबसे पहला ईयर कौन सा है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड फर्स्ट ईयर ऑफ क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन थे। ओके। और सबसे पहला ईयर कौन सा था? 15 प्राइवेट। ओके। 15 प्राइवेट में कुछ पूछना चाहते हैं। 2015 प्राइवेट के क्वेश्चन में आप कुछ पूछना चाहते हैं। जो बच्चे संडे की एक्स्ट्रा क्लास में नहीं थे उन्होंने अगर लेक्चर को देख लिया है तो यकीनन उन्होंने होमवर्क को अटेम्प्ट भी किया है और क्वेरी तो किसी ने भी नहीं की, तो इसका मतलब है सभी चैंपियन हो गए, कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। अगर कोई क्वेरी है तो आप यकीनन पूछ सकते हैं। जी जनाब अली। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 प्राइवेट का और मैं सीधा कुछ चीजें पूछ लेता हूँ। अच्छा उन्हें अपना सॉरी अरहम कहते हैं सर पूछा था रिप्लाई नहीं आया आपका व्हाट्सएप पर। अच्छा काशान भाई कहते हैं लिक्विडेशन में पूछना था मुझे। अरहम मैंने सीन कर लिया था क्या? कभी कभी तो ऐसा भी होता है मैं सीन करके छोड़ देता हूँ, बहुत मसरूफ होता हूँ ये देखते हुए कि कोई जरूरी काम तो नहीं है, कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है बच्चे का, कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से उसका काम रुका रहेगा। तो कभी कभी सीन करके भी छोड़ना पड़ता है, मजबूरी होती है, टाइम नहीं होता। मैसेज देखना भी कभी कभी जरूरी है और कभी इतना भी मसरूफ होता हूँ कि मैसेज भी नहीं देख पाता। तो बहरहाल आपका जवाब नहीं आया और हमका अभी तक, शायद आप वो देख रहे हो कि मैंने सीन किया है या नहीं। तो फिलहाल 2015 में क्वेश्चन नंबर 8 में मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूंगा, जो प्रॉब्लम होगी आपको बताऊंगा। शर्त यह है अपने काम अटेम्प्ट किया हो, बस कंडीशन इतनी सी होती है, गलत किया हो पूरा लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, पढ़ा हुआ हो, कोशिश की हो, तो फिर आप मेरे साथ चल सकेंगे। चलिए जिन्होंने काम किया हुआ है वो मुझे वैल्यू लिख के भेजेंगे, सही है। और जो कंफ्यूज होंगे वो सवाल करते रहेंगे, सर ये कैसे आया, ये किस तरह आया, ये किस तरह नहीं आया, मैं उन्हें हेल्प करता रहूंगा। मेरे मुताबिक आपने परचेज कंसिडरेशन जो निकाली है उसमें आपने सबसे पहले पुरानी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करते हुए, क्योंकि न्यू नंबर ऑफ शेयर जो निकालेंगे वो आपने निकाले जी बिल्कुल ऐसा ही हाल है ना। जब बड़ी कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करती है तो वो परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ सवाल में एक यूनिक सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, पहले आइए जरा मुझे परचेज कंसिडरेशन पूरी वेरीफाई करने दें। सबसे पहले बताएं शेयर्स कितने थे उस कंपनी में? 1 लाख। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई किया सब बच्चों ने 3 डिवाइडेड बाय 5, जवाब आया 60,000। 60,000 को 13 से मल्टीप्लाई करके जवाब आया 6,90,000। 7,80,000 कैसे आया? हाँ सही है, 7,80,000 आया, सही है अरम साहब, ठीक है। 7,80,000 रुपए आया। ये आ गए 7,80,000 रुपए के शेयर फॉर शेयर होल्डर्स। इसके नीचे आपने लिखा कैश 1,75,000, सही है, ये फॉर शेयर होल्डर है, याद रहे। इसके बाद आपने हेडिंग डाली फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस और फिर आपने लिखा क्या लिक्विडेशन में क्या लिखा और क्यों लिखा, पहले जरा जुमला पढ़ लेते हैं। जो कंपनी अपने वजूद को खत्म कर रही है, छोटी कंपनी, एब्जॉर्ब कंपनी, उसका नाम है मून कंपनी। लिक्विडेशन एक्सपेंस मून कंपनी का 25,000 रुपए है, जिसमें से एब्जॉर्बिंग कंपनी देने को तैयार है 20,000 रुपए। तो लिक्विडेशन की 20,000 रुपए या 25,000 में से, इन दोनों में से कौन सी अमाउंट, 25-20 में से कौन सी अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा बनेगी, बताओ। लिक्विडेशन का खर्चा तो 25,000 है, इसमें तो कोई एतराज नहीं है। 25,000 पूरे के पूरे कौन अदा करेगा? छोटी कंपनी। लेकिन बड़ी कंपनी कह रही है मैं तुम्हारे 25 में से कितने देने को तैयार हूं,
20,000, तो 20,000 परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा बनाया होगा सब बच्चों ने। आई होप आपके सवाल के जवाब भी आपको मिल रहे हैं और आप अपना काम वेरीफाई करते हुए जा रहे हैं। तो 20,000 रुपए परचेज कंसिडरेशन और बाकी 7,80,000 और 1,75,000 परचेज कंसिडरेशन की फाइनल अमाउंट लिख के भेजें मुझे फटाफट। 9,75,000, 9,75,000। शुक्रिया शुक्रिया। बस जनाब, बाकी लोग ना लिखें थक जाएंगे। 9,75,000 रुपए जवाब के साथ आपका शुक्रिया। आज हैरत की बात है 13 लोग पढ़ रहे हैं। सरफ्तर है या नहीं है? सरफ्तर सरफ्तर नहीं है। 13 लोग, 14 लोग पढ़ रहे हैं भाई आज तो, हैरत है। अल्लाह खैर फरमाए। आज कुछ लोग और भी हैं, वरना छुट्टियों पे थे ज्यादातर लोग ना। अरे अजहर भाई आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बोलूं मैं अजहर भाई की शान में, मसरूफ आदमी है। चल ठीक है, आ गए, उनकी मोहब्बत है, मेहरबानी है। तो 9,75,000 रुपए परचेज कंसिडरेशन के बाद अब मुझे बताएं, जर्नल एंट्री बनानी थी दोनों की बुक्स में, तो मैं सेफ साइड आपसे कुछ चीजों का जिक्र कर लेता हूँ, क्या ख्याल है? जहां आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछना, ठीक? माशाल्लाह अटेंडेंस में इजाफा हो रहा है इसको, 15 लोग हुआ है माशाल्लाह। दूर दूर से लोग आ रहे हैं पढ़ने आज की क्लास में। बाकी संडे को सब आराम कर रहे थे बेचारे। संडे को रखी थी मैंने रात को क्लास आफ्टर तरावी। चल, और वीडियो भी अपलोड किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, छोटी कंपनी की बुक में तमाम एसेट को ट्रांसफर करते हुए आपने पेटेंट्स को पहली एंट्री में ट्रांसफर किया या नहीं? यस और नो। जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना फिर पूरी आज का सेशन जो है वो इस पे चला जाएगा। जिन्होंने पहले एंट्री में ट्रांसफर किया उन्होंने गलत किया। पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट होता है, फिक्टिशियस होता है, और पेटेंट्स आमतौर पर किसी प्रोडक्ट, किसी सॉफ्टवेयर, किसी चीज को बनाने के राइट्स होते हैं जो कि आप खुद कहीं से खरीदते हैं, वो आगे आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मसलन इसको मैं यूं समझा देता हूं, और अगर सर कर दें तो वो पायरेसी कहलाती है। मसलन आपने विंडोज को खरीदा, तो विंडोज का लाइसेंस आपने खरीदा, तो विंडोज का लाइसेंस जब आप खरीदेंगे तो वो आप किसी और को आगे नहीं देंगे, और अगर आप देंगे तो वो पायरेसी है, यानी चोरी हो रही है एक तरीके से, आप अपने दोस्तों को दे रहे हैं फी सबिलिल्लाह। ठीक है, तो पायरेसी एक अलग चीज है, लेकिन हम पायरेसी आपको सिखा नहीं रहे या बता नहीं रहे। मकसद सिर्फ ये है बताने का कि कोई राइट आपके पास है तो वो राइट आगे लीगली किसी के पास नहीं जा सकता जब तक कि ओनर ना चाहे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं बिल्कुल हलवा करके पेश कर रहा हूँ। जैसे कि आपने कोई मकान किराए पे लिया और किराए पे लेने के बाद आगे आपने उसको और किराए पे दे दिया। अगर आपके मालिक मकान ने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप उसे किराए पर दे सकते हैं आगे फर्दर अगर चाहें, तो फिर तो वो लीगल है। लेकिन अगर आप खुद किराए पर हैं और आपके मालिक मकान ने आपको अलाउ नहीं किया हुआ कि आप इसे किराए पर देंगे, तो आप उसे मालिक मकान की मर्जी के बगैर किराए पर दे नहीं सकते। और अगर आपने किराए पर दिया तो इसका मतलब है कि वो इलीगल है। यहाँ पर ऐसा ही है बिल्कुल। पेटेंट्स अगर देखें तो पेटेंट्स जो यहाँ दिए हुए हैं, पेटेंट्स में जी, तो प्यारे बच्चों, बस एक स्टूडेंट का जवाब आया। जी जी सर, पेटेंट्स भी ट्रेडमार्क की तरह होते हैं, फिक्टिशियस होते हैं, यानी ये सब इंटेंजिबल होते हैं ना। तो अरम और तैमूर को और बाकी लोगों का जवाब अभी तक नहीं आया। तो जिन्होंने पहले एंट्री में पेटेंट्स को क्रेडिट किया वो क्रेडिट नहीं होगा, और ना वो बड़ी कंपनी की बुक में डेबिट होगा। फिर कह रहा हूं पूरी क्लास गौर से सुन ले। पेटेंट्स, पेटेंट्स माशाल्लाह आज तो 16 लोग हो गए माशाल्लाह आज क्लास में। हैरत हो रही है मुझे, सब लोग कैसे आ रहे हैं आज पढ़ने। अब मेरा ख्याल है याद आ रही है अब पढ़ने की ना। चलो, तो
कितने हो गए? पेटेंट जो है वो ना पहली एंट्री में क्रेडिट होगा छोटी कंपनी की बुक में, और ना बड़ी कंपनी की बुक में पहली एंट्री में डेबिट होगा। सर फिर क्या करेंगे? जी उनैन, बिल्कुल आ रहे हैं आपके मैसेज। सिर्फ एक ही मैसेज आया था आपको ऊपर मेरे पास कि कोई सवाल पूछना है, आपने लिखा था यस, और बाकी भी यस आपका आया था एक और, जब आपने लिखा था कि ट्रांसफर होगा या नहीं साथ पेटेंट्स। तो पेटेंट्स जो है वो पहली एंट्री में छोटी कंपनी की बुक में क्रेडिट नहीं होगा। अब सवाल आया सर फिर कहाँ होगा? भाई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस याद है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को क्या करते थे? क्लोज करते थे ना शेयर होल्डर इक्विटी के साथ, तो पेटेंट्स भी उसके साथ क्लोज होगा। इसका मतलब है पेटेंट्स बड़ी कंपनी की बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे चलता हूँ, इसके अलावा और जो जरूरी बात मैं समझता हूँ वो मैं शेयर कर लेता हूँ। अब आप लोगों से पूछता हूँ, अब अगर आप पेटेंट्स को हटा चुके हैं सब लोग, सर क्लास 4 बजे वक्त शुरू होने का मुश्तबा भाई, और आप इतवार को एक्स्ट्रा क्लास में भी नहीं थे, तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन क्या करूं मैं, अब गलत है तो गलत है, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं, मैं तो उस्ताद हूँ। टीचर क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं बेचारा, बस वो पढ़ाएगा, पढ़े। अच्छा, जुमरात जुम्मा हफ्ता को मेरी क्लास 4 बजे होती है, और फ्राइडे को मैं अगर 3:45 बजे तक हो जाऊंगा फ्री तो मैं 3:45 बजे तक मैसेज करके क्लास ले लूंगा। 3:45, तो इस तरह थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। सही है। 3:30 बजे के बाद ऑनवर्ड रेडी रहा करें फ्राइडे को। फ्राइडे को सब लोग 3:30 बजे के बाद रेडी रहा करें। सही है। और जुमरात और हफ्ते को 4 बजे के बाद किसी भी लम्हे क्लास शुरू हो सकती है। चलें, तो मैंने अभी हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 2015 रेगुलर का और 2015 प्राइवेट का, क्वेश्चन नंबर 8। और मुझे बताएं अब बच्चे, अगर आप तमाम बच्चे अपने पास एडजस्टमेंट सही कर चुके हैं, पेटेंट हटा दिया, तो पहले एंट्री में रियलाइजेशन कितने रुपए आया? सब लिख के भेजें मुझे फटाफट। पहले एंट्री में रियलाइजेशन कितने रुपए आया? जल्दी से वेरीफाई करवाएं भाई। बस रुक जाइएगा 1 मिनट, जो टाइप कर रहा है वो रुक जाए। 80,000 वाले ज्यादा जवाब है, 50,000 वाले कैसे आ गए? 50,000 क्यों लिख के भेज रहे हैं? और 1,80,000 कैसे आ गया? आपने पहले एंट्री में क्या क्या क्रेडिट कर दिया? कैश को भी कर दिया क्या? पहले एंट्री में क्या क्या क्रेडिट किया है? यार अब अगर मुझे एंट्री बनवानी पड़ेगी तो फायदा क्या? ऐसे अजीबो गरीब जवाब दे रहे हैं आप सब लोग। कोई 22,000 लिख रहा है, कोई 1,80,000 लिख रहा है। अलायना बेटा, पहली एंट्री में रियलाइजेशन कितने रुपए से क्रेडिट हुआ ये पूछ रहा हूँ, अमाउंट। कैश एट बैंक क्यों करेंगे? जब उसने बोला है ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश, तो कैश चाहे ऑफिस में हो चाहे बैंक में, दोनों नहीं होते। पूरी क्लास सुन ले। जब उसने बोला है ना ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश, तो कैश चाहे ऑफिस में हो चाहे बैंक में, वो दोनों ट्रांसफर नहीं होते। तो फिर अब मैं मेरा खाली पहली एंट्री बोल दूं, अकलमंदी इसी में। आप बोलेंगे तो मैं लिख के दिखा दूंगा यहाँ पर। माशाल्लाह आज मुझे हैरत हो रही है, 18 लोग पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। आज कहाँ 10 11 12 लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, ये सारे बेवकूफ लोगों को बड़ी अकीदत के साथ ये बताता चलूं कि फीस दे के गायब हो जाते हैं, और जैसे ही नया महीना शुरू होता है तो आप फीस देने का दोबारा वक्त आ रहा है तो ये आ गए फीस देने आए। माशाल्लाह बच्चे हमारे बड़े प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। अब ये पढ़ने आए बड़ी दिल जमई के साथ, 2 4 दिन 5 6 दिन में फीस दे के फिर दोबारा गायब हो जाएंगे। ये वेरी गुड सर। मैं पहली एंट्री बता देता हूँ, यही हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। 80,000 रुपए आ रहा है सबके पास रियलाइजेशन में। अब जिसके पास नहीं आ रहा ना वो चेक कर ले पहली एंट्री, मुझे असिस्ट कीजिएगा अगर आप कर सकें, शुक्रिया। मेरे मुताबिक आपने सबसे पहले डेबिट लिखा है अकाउंट पेबल 1,00,000 रुपए, रिसीवेबल फ्रॉम स्टार कंपनी 9,75,000 रुपए, एक लाइन ड्रॉप। पहला क्रेडिट लिखा है आपने अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000, दूसरा क्रेडिट लिखा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,55,000, तीसरा क्रेडिट लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 4,90,000, चौथा क्रेडिट लिखा है मशीनरी एंड प्लांट 2,00,000। बस जनाब, अब आप डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाल लीजिए और उन्हें साहब बता दीजिए अब कितना फर्क आ रहा है आपके पास डेबिट और क्रेडिट का, शुक्रिया के साथ।
शुक्रिया। सबके, अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहे मेरे पास 80,000 डिफरेंस नहीं आ रहा? नहीं, अब कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहे मेरे पास नहीं आ रहा डिफरेंस 80,000 क्योंकि मैंने काम नहीं किया हुआ, ये भी बोल सकता है वो, हाँ ना? इसमें क्या मसले वाली बात, जब काम नहीं किया तो डिफरेंस कैसे आएगा? अच्छा, तो मेरा ख्याल है आगे बढ़ जाना चाहिए हमें। सबके पास 80,000 आ गया। इसके बाद दूसरी एंट्री आपने बनाई होगी परचेज कंसल्टेशन को रिसीव करने की। तीसरी एंट्री में आपने लिक्विडेशन के खर्चे को अदा किया है। लिक्विडेशन के खर्चे की एंट्री सुनिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000, कैश क्रेडिट 25,000। चौथी एंट्री में शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज किया है। चौथी एंट्री गौर से सुन लीजिएगा, अगर कुछ मैं आगे पीछे करूं, मिस्टेक हो बता दीजिएगा, असिस्ट कर दीजिएगा। शेयर कैपिटल डेबिट 10 लाख, रिटेन अर्निंग डेबिट 90,000, रियलाइजेशन का अकाउंट जो कि क्रेडिट में आया था। क्यों भाई काशान, टोटल कितने रुपए दे रही है मून कंपनी के हाथ से? कितने रुपए जा रहे हैं लिक्विडेशन के? इसको बड़ी कंपनी ने 20,000 रुपए दिए, लेकिन ये लिक्विडेशन का खर्चा अदा कितना कर रही है? लिक्विडेशन एक्सपेंस जब 25,000 रुपए हुआ तो अदा भी कितने करेगी? मून कंपनी का खर्चा, लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ मून कंपनी 25,000 लिखा नजर आ रहा है, जिसमें से उसे 20,000 रुपए एब्जॉर्बिंग कंपनी दे रही है। तो क्या बस वो 20,000 दे रही होगी, बोली होगी 5,000 हम नहीं दे सकते? अबे उसका 25,000 खर्चा तो उसने 25,000 ही अदा किया होगा भाई पूरा। 20,000 उसको दिए बड़ी कंपनी ने, तो बड़ी कंपनी ने परचेज कंसल्टेशन में उस 20,000 को शामिल कर लिया। 35,000 क्या लिखा है मेरे पास मिनल? क्या चीज 35,000 लिखी है मिनल? मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात। अच्छा, एक तो आपके आंसर जब डिफर होते हैं ना तो फिर मुश्किल होती है। चलें कोई बात नहीं, अब आप अपने आंसर जो है वो उसके मुताबिक देख लें, ठीक है, परेशान मत हो। तो बाकी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर काशान साहब को समझ नहीं आया तो वो पूछ लें कि भाई 25,000 रुपए। जी सर मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल 4 एंट्री में पेटेंट भी आएगा, मैं बोलने लगा हूँ, लेकिन पहले रियलाइजेशन को चेक कर लूँ ना। रियलाइजेशन पहली एंट्री में क्रेडिट में आया था 80,000, तीसरी एंट्री में डेबिट में आया 25,000, तो अभी भी क्रेडिट में बचा हुआ है कितना? 55,000। तो आप सबने 55,000 रुपए डेबिट में लिखा है रियलाइजेशन। तीन चीजें डेबिट हो गई। अब आपने पहला क्रेडिट लिखा पेटेंट्स 1,50,000, और आपने क्रेडिट में लिखा शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट बताओ फटाफट, शेयर होल्डर अकाउंट की अमाउंट बताएं। 9,95,000। और आखिरी एंट्री आपने बनाई शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 9,95,000 और शेयर्स इन स्टार कंपनी क्रेडिट 7,80,000 और कैश क्रेडिट अमाउंट बताओ। कैश क्रेडिट की अमाउंट बताओ। अब कैश क्रेडिट की अमाउंट बैलेंसिंग लिख दी ना तो बेवकूफी हो जाएगी बेटा। सबसे पहले कैश होगा और फिर कैश एट बैंक भी क्रेडिट होगा। आज जो बैंक में पैसे रखे हैं वो भी शेयर होल्डर में बटेंगे। तो कैश क्रेडिट होगा कितने से आप बताओगे, और कैश एट बैंक 30,000 से क्रेडिट होगा। कैश एट बैंक 30,000 से क्रेडिट होगा, बाकी अमाउंट कैश की शक्ल में क्रेडिट हो जाएगी। कैश दोबारा बताऊं मेरा बेटा, मैं बोल रहा हूं आखिरी एंट्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 9,95,000, ऑर्डिनरी शेयर्स इन स्टार कंपनी क्रेडिट 7,80,000 और कैश क्रेडिट होगा 1,85,000 से। कैश एट बैंक क्रेडिट होगा 30,000 रुपए से। अब बताएं, समझ में नहीं आया तो दोबारा बोल देता हूं, लिख के दिखा देता हूं अगर आपको आखिरी एंट्री में मुश्किल हो रही है पूरी क्लास को। बहुत सारे लोग तो आज की क्लास में ऐसे शामिल हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और आपको ये खुशखबरी सुनाता चलूं कि आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप अगला चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते। एब्जॉर्प्शन के बाद एमएलगमेशन जाया हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन का टॉपिक समझ में नहीं आया तो एमएलगमेशन आपके हाथ से गया। तो आप लोग आराम फरमाइए, इतने दिनों के बाद आप लोग छुट्टी करके आए हैं आज, तो
किसी ने मुझे ये बताने की तौफीक भी गवारा नहीं की कि वो क्या प्रॉब्लम में है, क्या मसला है, अल्लाह ना करे, क्यों नहीं क्लास ले रहा। बता देता तो हम कुछ ना कुछ करते। रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा था तो कम से कम यही बता देता कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा था, मुस्तकिल ये देख रही थी। सर कौन बैलेंस नहीं हो रहा ये तो बताएं। क्या बनाई है आपने 4 एंट्री, अनम्यूट करके बताएं। लो भाई, माइक ही खराब हो गया। अरे बोलोगे तो पता चलेगा ना माइक सही है या नहीं भाई। अनम्यूट करके बोलोगे तो पता चलेगा माइक सही है या नहीं। अनम्यूट करो तो सही, पहले अनम्यूट ही नहीं किया आपने। एंट्री सुनाओगे तो मैं बताऊंगा ना कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, फिर लिख के भेजो पूरी एंट्री, या तो ये कर लो, लिख के भेज सकते हो जल्दी से, लिख के भेज दो, मुझे एतराज थोड़ी है। पूरी एंट्री लिख के भेज दो, अनम्यूट करके बता, इसीलिए तो ये माइक का सिस्टम है। आखिरी एंट्री में कोई कंफ्यूजन है किसी को? आखिरी एंट्री में कोई अमाउंट का मसला है किसी को? शेयर होल्डर अकाउंट 9,95,000 डेबिट किया है और शेयर्स इन स्टार कंपनी क्रेडिट किए 7,80,000। फिर क्रेडिट में लिखा है कैश 1,85,000। फिर कैश एट बैंक क्रेडिट में लिखा है 30,000। आगे बढ़ जाऊं, मेरा ख्याल है समझ में आ गया। तो स्टार कंपनी की बुक में पहली एंट्री गुडविल आई है, कैपिटल रिजर्व, पेटेंट्स हटा लेना बेटा इत्मीनान से, और कैश एट बैंक भी हटा लेना, फिर मुझे बताना जवाब। कैश एट बैंक भी हटा दो और पेटेंट्स भी हटा दो, उसके बाद एंट्री करेक्ट करके मुझे बताओ गुडविल आई है, कैपिटल रिजर्व। मेरा ख्याल है अमाउंट भी लिख दो साथ साथ, सिर्फ गुडविल ना लिखो, अमाउंट भी लिख के भेजो ताकि मुझे प्रॉपर जवाब मिले। गुडविल के साथ अमाउंट भी लिखो, अगर गुडविल है तो अमाउंट लिखो, कैपिटल रिजर्व है तो अमाउंट लिखो। मरियम परवेज नहीं है आज क्या? है एक जैसा जवाब आ रहा है मरियम, वहां भी 80,000, यहाँ भी 80,000, एतराज तो नहीं है इस पे कोई? हमेशा एक जैसा आना चाहिए। समझ तो गई होगी तुम मैं क्या कह रहा हूँ। कभी एक जैसा भी आता है, नहीं समझी? ये कोई कंडीशन नहीं है। ऑन ऑन कोई बात नहीं, लेकिन चल रही है यहाँ पर, काम कर रही है ये, रुक जाओ। हाँ चल रही है, उसका ऑफ नहीं करना चाहिए, मेरी क्लास हो रही है बेटा जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अच्छा समझ गया, कि ये कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा अमाउंट सेम होगी, जो छोटी कंपनी की बुक में होगी वो बड़ी कंपनी की बुक में। जब एग्रीड वैल्यू वाला सवाल आता है तो ये वैल्यूज डिफर कर सकती हैं। चलो ठीक है भाई, गुडविल आ गई, सबने मुझे जवाब दे दिया 80,000 पहली एंट्री में, और उसके बाद फिर बड़ी कंपनी ने पेबल टू मून कंपनी डेबिट किया 9,75,000 और क्रेडिट में लिखा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 लाख। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,80,000 और कैश क्रेडिट 1,75,000। ये मैंने बड़ी कंपनी की सेकंड एंट्री कॉल की है, मुझे पूरा भरोसा है कुछ लोगों ने सुनी नहीं होगी, मैं उनके लिए दोबारा बोल देता हूँ, लिख नहीं रहे हैं लेकिन सुन ही लें। पेबल टू मून कंपनी डेबिट 9,75,000, पहला क्रेडिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 लाख। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,80,000 और कैश क्रेडिट 1,75,000। नहीं 1,75 मैंने गलत बोला, 1,95,000,
1,95,000 कैश क्रेडिट होगा, 1,95,000 कैश क्रेडिट होगा। अब आप बताएं एंट्री बैलेंस हो रही है या नहीं? ओके, नेक्स्ट ईयर बताओ यार अरम, नेक्स्ट ईयर थोड़ा तेज करें जनाब, हम स्लो चल रहे हैं। 14 क्या, 14 प्राइवेट हो गया, 14 रेगुलर। क्वेश्चन 4B, रेगुलर क्वेश्चन 4B। अच्छा जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं तेजी से बोलता हूं, जहां आपको लगे कि ज्यादा आपको उस पॉइंट पर। सर टाइप करके सही समझ में नहीं आएगा, टाइप करूंगा ना सर तो फिर वो पूरा सवाल मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर आप लोगों को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जहाँ पे जो प्रॉब्लम करे ना आपको एंट्री, आप मुझे बोले, मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, ये कर सकता हूँ। पूरा सवाल मैं सॉल्व करवाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? फिर मैं आपको एक सवाल सॉल्व करवाने के बाद उसके जैसे सवाल असाइन कर देता हूँ। अब अगर आप बोले कि हर सवाल मैं टाइप करके यहाँ पे लिखूंगा या हर सवाल बोर्ड पे टीचर सॉल्व करेगा, तो ये हो नहीं सकता मेरा बच्चा, सही है? तो जहां मैं बीइंग अ टीचर, मैं जहां समझता हूँ कि ये चीज मुश्किल होगी, बच्चे ने मिस्टेक की होगी, मिस्टेक कर सकता है बच्चा, खुदा ना खास्ता, वो मैं बताऊंगा। और यही तरीका है कार्य पढ़ाने का मेरे। जब मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो मैं एक सवाल सॉल्व करने के बाद फिर उसके जैसे सवाल असाइन करके बच्चों से डिस्कस करता हूँ क्लास में। जो एंट्री बच्चा कहता है ये वाली मुश्किल है, मैं वो लिख कर बताता हूँ। तो मैं आपको भी यही कह रहा हूँ, आप बगैर हेजिटेशन के बोलना, सर आप ये वाली एंट्री टाइप कर दीजिए, सही है? मैं आपको टाइप करके यहाँ लिख के दिखा दूंगा। ये स्क्रीन मैंने इसीलिए शेयर की है मेरा बेटा, तो इसमें आप हेजिटेट ना किया करो। अरे यार कर्सर क्यों नहीं जा रहा हूँ, बढ़ा दिया। चलो, तो सबसे पहले 2014 रेगुलर में न्यू नंबर ऑफ शेयर डिस्कस कर लो, मेरा ख्याल है ना? तो 3 लाख रुपए का कैपिटल था, उसको 10 से डिवाइड किया, 30,000 शेयर बने पुराने, 30,000 को मल्टीप्लाई किया 5 से, डिवाइड किया 4 से। न्यू नंबर ऑफ शेयर बताओ लिख के क्या आए? मिनल 18,000 तो नहीं आएंगे, 3700 नहीं आएंगे, आप एक 5 खा गए। मरियम परवेज 25,000 आएंगे, कैसे आएंगे 25,000? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 30,000 को 4 से डिवाइड करो, जवाब आया 7,500। मल्टीप्लाई करो 5 से, 37,500 आ रहा है बेटा सबके पास। जिनके जवाब गलत है मैंने उनका नाम ले लिया, मरियम परवेज, उन्होंने एक 5 नहीं लगाया इसलिए उनका जवाब गलत है। मिनल का जवाब गलत है। बाकी किसी को मसला है तो वो बता दे, और बाकी जो खामोश बैठे हैं वो ऐसे बैठे हैं, कोई मसला नहीं है। शुक्रिया। चलें आगे बढ़ता हूँ इस सवाल में। लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय वाइट कॉर्पोरेशन। अच्छा, तो ये परचेस कंसिडरेशन का हिस्सा बनी होगी। परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट, इसका मतलब है 37,000, 3,75,000 और 15,000, 3,90,000 परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। परचेस कंसिडरेशन 3,90,000, सही है भाई? आपका यस सर बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है मुझे आगे बढ़ने के लिए, शुक्रिया। आगे बढ़ना। अब ब्लैक कॉर्पोरेशन की बुक में एंट्री बनानी है, तो मेरे मुताबिक तमाम एसेट को टेक ओवर कर रही है बड़ी कंपनी, एक्सेप्ट कैश एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और तमाम लायबिलिटीज को भी। तो पहली एंट्री समाप्त फरमाइएगा, सही है? कोशिश करता हूँ तेज तेज बोलूं, आपको जहां रोकना हो रोक लीजिएगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख के दिखा दूंगा, ये मैं कह चुका हूं, लेकिन आप मुझे रोकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहली एंट्री में मेरे मुताबिक डेबिट में आया सबसे पहले अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 15,000, अलाउंस फॉर बैड डेट 7,500,
अकाउंट पेबल 15,000। रिसीवेबल फ्रॉम व्हाइट कॉर्पोरेशन 3,90,000, एक लाइन ड्रॉप। पहला क्रेडिट बिल्डिंग 2,25,000, दूसरा क्रेडिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 75,000, तीसरा क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल 75,000। डिफरेंस की अमाउंट साइट के साथ बताइएगा, रियलाइजेशन अकाउंट किस साइट पे आया और अमाउंट, साइड और अमाउंट, और कोई मिस्टेक कर रहा हूं तो बता दीजिएगा। क्रेडिट में आया 52,500, क्रेडिट में आया 52,500। जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा वो पूछ ले यार, मैंने पूरी एंट्री बताई है भाई मैंने। अब देखे ना, इस सवाल में कोई चीज मुश्किल नहीं है, मैं ये कह के भी आगे बढ़ सकता हूँ यार ये सवाल तुम खुद कर सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अभी मैं बोलूंगा ना किसी को कोई प्रॉब्लम है, 10 बच्चे बोलेंगे नहीं है, तो फिर मुझे आगे जाना पड़ जाएगा, चाहे आपको प्रॉब्लम हो या ना हो। 52,500। सेकेंड एंट्री में आपने परचेज कंसिडरेशन को रिसीव किया होगा, शेयर रिसीव किए होंगे आपने 3,75,000 के, कैश रिसीव किया होगा 15,000, और रिसीवेबल चला गया होगा आपके पास से। तीसरी एंट्री में आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को सेटल करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन खुद ही पे करेगी कंपनी, अंडरस्टूड है, हालांकि जिक्र नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि वो खुद पे करेगी। तो आपने एंट्री बनाई होगी तीसरी, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट 75,000 और कैश क्रेडिट 75। ये पेट्रोल की रहेगा। जी मेरे बच्चों, तो बात यह है कि थर्ड एंट्री में लॉन्ग टर्म लोन डेबिट और कैश क्रेडिट 75,000। फिर चौथी एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट 15,000। और आखिरी एंट्री, सेकंड लास्ट एंट्री में शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज किया। शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख, जनरल रिजर्व डेबिट 60,000, रिटेन अर्निंग डेबिट 30,000। रियलाइजेशन अकाउंट में आप ही मुझे हेल्प कर सकते हैं, क्रेडिट में 52,500 था और डेबिट में आया 15,000, 37,500 क्रेडिट में बचा, आपने उसे भी डेबिट कर दिया। सही है, ये भी डेबिट में लिखा आप लोगों ने। 37,500 डेबिट में लिखने के बाद अब आपने 37,500 डेबिट में लिखने के बाद अब आपने क्या किया मेरे बच्चों, अब आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्रेडिट में लिखा 20,000। रिसीवेबल 3,90,000 दो बार क्यों आया सर? मैंने तो नहीं बोला रिसीवेबल 3,90,000। 3,90,000 कब बोला मैंने? कौन सी एंट्री की बात कर रहे हो नैन साहब? मैं एंट्री नंबर 4 बता रहा हूं। 1 में रिसीवेबल पैसे लेने का राइट आया था और सेकंड में जब वो ले लिया तो चला गया, इसलिए आया दो बार। सही है, पहले एंट्री में रिसीवेबल आया था क्योंकि पैसे लेने थे, और दूसरी में जब मिल गया शेयर और पैसे तो वो चला गया, इसलिए दो बार आया। ओके, शुक्रिया। तो क्या है इसके बाद? आप लोगों ने शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज किया, शेयर होल्डर का बैलेंस बताएं कितना आया। एंट्री नंबर 5, शेयर होल्डर का बैलेंस 407,500, 407,500। आगे बढ़ता हूं। इसके बाद आपने लास्ट एंट्री बना दी 407,500 से शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 407,500। पहला क्रेडिट जनाब, और शेयर्स इन व्हाइट कॉर्पोरेशन, और शेयर हैं कितने के? 3,75,000 रुपए के, और कैश बचा है कितना? कैश क्रेडिट हुआ 32,500। 32,500 जवाब आया है सबका मेरे पास। कैश की अमाउंट क्रेडिट हुई 32,500।
ठीक है, 32,500 आखिरी एंट्री बैलेंस हो गई। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी के 2-2.5 मिनट रह गए, जल्दी से ब्लैक कॉर्पोरेशन की एंट्री भी सुन लेते हैं, क्या ख्याल है आपसे? तो जरा मुझे बताइएगा ब्लैक कॉर्पोरेशन की बुक में क्या क्या डेबिट क्रेडिट हुआ, जरा सुनिएगा पहले। ब्लैक कॉर्पोरेशन की बुक में सबसे पहले डेबिट हुई है बिल्डिंग, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिल्डिंग की अमाउंट आप सबने लिखी होगी 2,10,000। बिल्डिंग की अमाउंट 2,10,000, यस और नो? शुक्रिया, यस। बिल्डिंग के बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट किए 75,000। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट मेरे मुताबिक आपने लिखी है 75,000, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में लिखा होगा 7,500। सही है, ओके। इसके बाद आपने क्रेडिट में लिखा, बल्कि डेबिट, हाँ एक लाइन छोड़कर क्रेडिट में लिखा अकाउंट पेबल 15,000, और क्रेडिट में लिखा पेबल टू ब्लैक कॉर्पोरेशन 3,90,000। अब बताएं डेबिट क्रेडिट के फर्क का नाम और अमाउंट बता दें, नाम और अमाउंट। गुडविल 52,500, गुडविल 52,500, यह अमाउंट सबके पास आ रही है। गुडविल 52,500। गुडविल की अमाउंट 52,500 सब बच्चों के पास है? कितना पेट्रोल? गुडविल 52,500 सब बच्चों के पास है? अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आखिरी मिनट चल रहा है, फिर अब नई मीटिंग शुरू करते हैं और उसमें आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन जी बोले। सर ये जरूरी है ना कि बिल्डिंग से डेप्रिसिएशन माइनस के हम लिखे जब हम दूसरी वो बड़ी कंपनी के एंट्री में? जी बिल्कुल जरूरी है, माइनस करके लिखें। और अलाउंस फॉर वो क्या कहते हैं अकाउंट रिसीव